स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की वीडियो नंबर 7। देखिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आपको याद रखना है। रिजल्ट मान लीजिए टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है VNF से VNFF वेक्टर स्पेस है जिसमें F क्या है, फील्ड, ठीक है। देन नल स्पेस ऑफ T0 सबसेट होता है नल स्पेस ऑफ T1 और वो सबसेट होता है नल स्पेस ऑफ T स्क्वायर, वो सबसेट होता है नल स्पेस ऑफ T की क्यूब। इसका T1 का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, T2 2 बार, T3 3 बार, ठीक है। और नल स्पेस ऑफ T0 किसके बराबर होता है, 0 के, मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नल स्पेस ऑफ T की पावर m अगर बराबर आ जाए नल स्पेस ऑफ T की पावर m+1 के, तो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल। नेक्स्ट है हमारा T की पावर m+k ऐसे केस में बराबर हो जाएगा T की पावर m+k+1 के। नेक्स्ट मान लीजिए देखिए हमें याद रखना है नल स्पेस तो सबसेट होता है लेकिन रेंज स्पेस सुपर सेट होता है। रेंज स्पेस ऑफ T सुपर सेट होता है T स्क्वायर का। देखिए इसमें T0 नहीं है, याद रखना इसमें T0 नहीं है। रेंज स्पेस ऑफ T सुपर सेट किसका है, रेंज स्पेस ऑफ T स्क्वायर का। ये सुपर सेट है रेंज स्पेस ऑफ T की क्यूब का और ये सुपर सेट हो जाएगा रेंज स्पेस ऑफ T की पावर 4 k बिलोंग्स टू n के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब ट्रांसफॉर्मेशन VNF से VNF में जा रही है, सेम से सेम में है तो लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। तो नल स्पेस ऑफ T की पावर n जब सेम से सेम में होते हैं तो वो बराबर हैं। देखो नल स्पेस ऑफ T की पावर n बराबर है नल स्पेस ऑफ T की पावर n+1 बराबर है T की पावर n+2 एंड दिस वन। नेक्स्ट हमारा हमें हमेशा याद रखना है जो नल स्पेस होता है वो सब स्पेस किसका होता है, डोमेन का। नल स्पेस हमेशा सब स्पेस किसका होता है, डोमेन का। इसलिए नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ डोमेन से, और डोमेन की डायमेंशन n थी, इसे n से लेस देन इक्वल टू होगी। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है अगर VNF से VNF में जाती है तो हमारा जो ये लीनियर ऑपरेटर है Vn कभी भी इक्वल नहीं होगा नल स्पेस ऑफ T डायरेक्ट प्रोडक्ट किसके, डायरेक्ट सम किसके साथ, रेंज ऑफ T के कभी भी इक्वल नहीं होगा। और ये इक्वल कब होंगे, देखिए ये इक्वल होगा Vn बराबर होगा नल स्पेस ऑफ T की पावर n, मतलब T में नहीं होगा, T की पावर n डायरेक्ट सम होगा रेंज ऑफ T की पावर n में, और यहाँ पे n क्या है, डायमेंशन ऑफ V। नेक्स्ट हमारा देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट बता रही हूँ, कोई प्रूफ नहीं कर रही हूँ ताकि हमारा नेट के लिए क्विक रिवीजन हो पाए। देखिए जनरलाइज आइगन वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए T VNFF से, VNFF एक लीनियर ऑपरेटर है और V एक नॉन जीरो वेक्टर है, VNFF डोमेन में से मैंने उसको लिया है। इस नॉन जीरो वेक्टर को हम जनरलाइज आइगन वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर। और इसका ऑर्डर क्या होगा, K। कब इसको जनरलाइज आइगन वेक्टर बोलेंगे, देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, A माइनस लैम्डा आई होती है ना, तो इसमें एक ही जगह ट्रांसफॉर्मेशन T माइनस लैम्डा आई आ जाएगा और उसकी पावर K करने पर V बराबर 0, लेकिन इसके पहले वाला 0 ना हो। T माइनस लैम्डा आई K-1 V नॉट इक्वल टू 0, तो इसको जनरलाइज V को हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज वेक्टर। याद रखना इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेट करना है। A माइनस लैम्डा आई हमें पता है वो 0 के इक्वल रखते हैं, इसमें T माइनस लैम्डा आई की पावर K V बराबर होगा 0, लेकिन K-1 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जनरलाइज आइगन वेक्टर स्पेस को हम G लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। G का मतलब जनरलाइज, लैम्डा का मतलब आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वैल्यू, तो उसको हम G लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या आता है, T माइनस लैम्डा आई की पावर R लिखो या K लिखो, वो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। V बराबर है 0, जिसमें ये जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। और G लैम्डा इनवेरिएंट होता है। G लैम्डा कैसा होता है, T इनवेरिएंट, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पर इनवेरिएंट होता है। नेक्स्ट नल स्पेस किया था हमने T माइनस लैम्डा आई की पावर n, वो किसके बराबर होता है, G लैम्डा के, ठीक है। G लैम्डा किसके बराबर होता है, T माइनस लैम्डा आई की पावर n, ठीक है, ये हमें याद रखना है। G लैम्डा किसके इक्वल होता है, नल स्पेस ऑफ T माइनस लैम्डा आई की पावर n, ओके। आगे नल ये इनवेरिएंट होता है, G लैम्डा इनवेरिएंट है तो नल स्पेस भी इनवेरिएंट है, ये मैं आपको बता दूँगी। जनरलाइज लैम्डा वेक्टर के लिए वो इनवेरिएंट होता है। देखिए ये सब हमें प्रूफ नहीं करना है, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लीजिए W T इनवेरिएंट है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर दोबारा से वो जो वेक्टर है W में ही आ जाएगा। देन W P T हमें पता है वो भी इनवेरिएंट होती है, पोलिनोमियल इनवेरिएंट होता है। और एक और बात, P T को अगर मैं इंड्यूस करके निकालूँ T कैप माइनस म्यू आई, W मान लो जनरलाइज वेक्टर ले लूँ G लैम्डा, और यहाँ पे टी कैप म्यू आई मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती हूँ इंड्यूस वाली, जिसको मैंने पीटी नाम दिया है। वो जी लैम्डा से जी लैम्डा, देखो सेम से सेम में जा रहा है तो लीनियर ऑपरेटर है ये, किस पर, रियल नंबर पे। तो टी कैप माइनस म्यू आई 1 1 और 1 2 दोनों होती है अगर वो जी लैम्डा से जी लैम्डा पे जाती है। और यहाँ पर म्यू आई को आइगन वैल्यू है, म्यू आई क्या है, आइगन वैल्यू, उसको मैं लैम्डा के इक्वल रख सकती हूँ, ठीक है। और ये 1 1 और 2 है तो ये इन्वर्टिबल भी होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, टी कैप माइनस लैम्डा आई क्या है, इन्वर्टिबल, तो टी कैप माइनस लैम्डा आई की पावर के भी क्या होगी, इन्वर्टिबल। और टी कैप माइनस लैम्डा आई की पावर के इंटू एक्स बराबर है, अगर जीरो हो जाए तो ये तो नॉन जीरो है, तो एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। अगला, अगर एक्स जी लैम्डा में बिलोंग करता है और एक्स क्या है, नॉन जीरो है, तो एक्स इन्वर्टिबल होगा। बट अगर जी लैम्डा जीरो के इक्वल हो जाए तो जी लैम्डा क्या हो जाएगी, अगर जी लैम्डा जीरो के इक्वल हो जाए तो जी लैम्डा नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टी कैप माइनस म्यू आई हमेशा सिंगुलर होता है, मतलब इसको जीरो के इक्वल रखते हैं हमेशा, ठीक है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। नेक्स्ट जो हमें रिजल्ट करने हैं, देखिए नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, इफ़ लैम्डा और म्यू दोनों इक्वल हो जाए तो इफ़ कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ टी कैप माइनस लैम्डा आई 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो लैम्डा और म्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। और टी कैप माइनस म्यू आई 1 1 ऑन टू नहीं होंगे, अगर लैम्डा और म्यू इक्वल नहीं है तो टी कैप माइनस म्यू आई क्या होगा, 1 1, क्या होगा 1 1, इसलिए वो इन्वर्टिबल भी होगा, लेकिन ये आइगन वैल्यू के इक्वल नहीं है। और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टी कैप एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले पोलिनोमियल को। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट देखिए, ये सब हम आगे बनाएंगे। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, देखिए ये मैं बता देती हूँ एक बार, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, देखो ऊपर भी जीरो मैट्रिक्स और नीचे भी जीरो मैट्रिक्स, केवल डायगोनल पे हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, ये मैट्रिक्स बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइगन वैल्यू लिखते हैं हमेशा। देखिए जैसे यहाँ पर दे दी, मान लो ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, देखिए n1 यहाँ पे मान लो आइगन वैल्यू को हम क्या रख देंगे, ऑर्डर, और ऊपर भी जीरो मैट्रिक्स और नीचे भी जीरो मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। और वो हमेशा यूनिक, देखिए किस टाइप की होती है। देखिए मान लीजिए एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, जो सेम से सेम में जाता है। टी एक लीनियर ऑपरेटर है, VNF से VNF में जा रहा है, वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म रखता है। इफ़ एंड ओनली इफ कब रखेगा, अगर करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हम स्प्लिट कर सकते हैं ओवर एफ, मतलब आइगन वेक्टर किस में बिलोंग करेंगे, यहाँ पे फील्ड में, तो मतलब करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर स्प्लिट किया जा सकता है तो ही वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म रखेगा। आगे ट्राइगोनलाइजेबल क्या होता है, मान लीजिए टी ट्रांसफॉर्मेशन है जो VN से VN मतलब लीनियर ऑपरेटर होगी, वो ट्राइगोनलाइजेबल कब कहलाएगा, अगर वहाँ पे लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हो तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइगोनलाइजेबल, ठीक है। नेक्स्ट एवरी, देखो हर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स लीनियर ऑपरेटर के लिए ट्राइगोनलाइजेबल होती है, लेकिन हर डायगोनलाइजेबल नहीं होती, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स तो हमें पता ही है, वो लोअर और अपर डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर टी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कब होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इफ़ एंड ओनली इफ कब होगी, अगर वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म रखती हो, हैंस टी ई लीनियर ऑपरेटर होगी, ये हमें पता ही है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि सेम से सेम में लगना है, ये हमें याद रखना है। टी को ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, अगर वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म रखती है। नेक्स्ट देखिए हमारा, और ये मैंने आपको बताया था, अगर टी ट्रायंगुलर नहीं है, ट्रायंगुलर है तो वो डायगोनलाइजेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल और देखें, जैसे मान लो टी बराबर नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। करैक्टरिस्टिक्स इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स की पावर n, उसको मैं स्प्लिट नहीं कर सकती, मतलब अलग अलग टर्म्स में, सो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, एक्स की पावर n डायगोनलाइजेबल नहीं है। देखिए नेक्स्ट हमारा
जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे बात करेंगे हम। देखिए वी जो है हमारा, हमें पता है नल स्पेस सबकी कार्डिनलिटी का क्या होती है, सम, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो नल स्पेस को हम जी लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरलाइज वेक्टर से, तो जी लैम्डा 1 प्लस डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जी लैम्डा 2 प्लस डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जी लैम्डा के हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए। सम ऑफ, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू एन आई। एन आई क्या होता है, कितनी बार मतलब हमारा कोई भी आइगन वेक्टर रिपीट हो रहा है उसको हम ए एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ जनरलाइज वेक्टर, जनरल वेक्टर की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होती है कि कितनी बार वो वेक्टर रिपीट हो रहा है, वो वेक्टर रिपीट हो रहा है। मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू 1, 2 बार रिपीट है, तो इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 2। तो डायमेंशन ऑफ जनरलाइज वेक्टर की डायमेंशन कितनी होगी, 2, ये हमें याद रखना है। आगे नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है, नलिटी ए माइनस लैम्डा आई और आई। करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की जो नलिटी होती है उसको हम नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक के इक्वल रखते हैं। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, कितने ब्लॉक बनेंगे, वो बराबर होता है नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो जितने जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे उतनी ही नलिटी होगी। इसका मतलब क्या है, देखो किसी भी लैम्डा आई, किसी भी आइगन वैल्यू का अगर हमें ये बताना है कि कितने जॉर्डन ब्लॉक होंगे, जितने जॉर्डन ब्लॉक उसके बनेंगे वो ही उसकी क्या होगी, नलिटी। ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई वो एम आई होती है। एम आई की जो पावर होती है ना, वो बताएगा कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल की जो पावर है लीनियर फैक्टर में, जब हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं तो उसकी जितनी पावर है उतने ही उस मैक्सिमम ऑर्डर का उसका ब्लॉक बनेगा, जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। जैसे एम में मान लो मिनिमल पॉलिनोमियल है x माइनस 2 की क्यूब, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर 2 के लिए 3 ऑर्डर का मैक्सिमम ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा। आगे एटलीस्ट 1 जॉर्डन ब्लॉक एम आई का जरूर होगा। जैसे अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन हमें और क्लियर होएगा ये अच्छे से। मान लीजिए ए हमें एक मैट्रिक्स से रखी है, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें बनानी आती है, वो हम बना लेंगे। मान लीजिए लैम्डा 1 की वैल्यू अब यहाँ पे 1 1 1 है, तीनों 1 1 है, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 हो गई। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, हमें जो डायमेंशन है जनरलाइज की वो किसके इक्वल होता है, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक की, जॉर्डन ब्लॉक का जो ऑर्डर है वो कितना होगा भाई, 3/3 का हो सकता है। तो अब लैम्डा 1 बराबर 1 है, तो हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक का फॉर्मूला क्या था, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, आई उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। तो नलिटी ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या है, 1। तो ए माइनस आई का जो डिटरमिनेंट है वो इसकी क्या होगी, नलिटी। अब ए माइनस आई का जो डिटरमिनेंट है वो हम अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ए की वैल्यू पुट कर दी माइनस आई की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा ये आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसकी नलिटी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए। अब इसकी रैंक कितनी है, 1 और 1 2, इसकी रैंक कितनी है, 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास केवल एक ही जॉर्डन ब्लॉक आएगा। क्या आएगा, एक ही जॉर्डन ब्लॉक। तो नलिटी को कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक, ठीक है, इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो जॉर्डन ब्लॉक कितना बनेगा इसमें, 1। और एम आई क्या है, पावर ऑफ लीनियर फैक्टर मिनिमल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसका मतलब एम आई की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1 की क्यूब ही आएगी, क्योंकि एक ही ब्लॉक बन रहा है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखा है x माइनस 2 की पावर 4 और मिनिमल पॉलिनोमियल देखा है x माइनस 2 की पावर 2। इसका मतलब लैम्डा बराबर 2 के लिए मैक्सिमम ऑर्डर का जो ब्लॉक है वो कितना है, 2। तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। और हमारे पास x बराबर 2, हमारे पास 4 हैं ये आइगन वैल्यू। देखिए भाई, तो आइगन वैल्यू 4 है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 4। अब सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, अब हम इस 4 को तोड़ेंगे। 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 को हम ओनली 2 + 2 लिख सकते हैं, 2 + 1 + 1 लिख सकते हैं, ऐसे पार्टीशन करके तोड़ देंगे। तो मिनिमम ऑर्डर का तो अभी हमने पढ़ा है 2 होगा, तो एक तो 2 ऑर्डर का हो सकता है, एक 2 ऑर्डर का और एक 1 ऑर्डर के। तो ऐसे करके हम 2 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। देखिए एक तो 2 ऑर्डर का, अब इसको लिखते कैसे हम, देखिए सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट पे लैम्डा बराबर 2 आया था, इस 2 को लिख लीजिए। नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई होता है। अब यहाँ पे 2 के 2 ब्लॉक 2 लिख लिया, फिर उस डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर हमेशा 1 लिखते हैं और नीचे क्या आ गया
गया 0। ऐसे ही ये किसका है 2/2 ऑर्डर का, ये भी क्या है 2/2 ऑर्डर का, पार्टीशन कर लिया ना हमने 2/2 ऑर्डर का। एक तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये हो गई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A-2I। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कितने हैं 2, तो इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी 2, नलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 2। वैसे भी इसको हम रैंक करके भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए अगला हम पढ़ते हैं, एक बार ऑर्डर देना है 2 1 1 पार्टीशन है, कितना है 2 1 1, तो दो का एक ऑर्डर का और एक ऑर्डर का, ऐसे करके हम इसको लिख देंगे। तो हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितनी आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट तो हमने देखा ये यूनिक नहीं हुई। अगला है हमारे पास A1 ऐसे 4/4 की मैट्रिक्स रखी है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए A माइनस लैम्डा ई 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा डायगोनल पे आ गया, और इसका हम डिटरमिनेंट निकाल के इसको हम रो कॉलम ऑपरेशन लगा के सोल्व कर लेंगे। ये आपको खुद सोल्व करके देखना है। तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू 0.004, ठीक है। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा बराबर 0 के लिए 3 आई है, तो नलिटी इसके लिए 3 हो गई। नलिटी कितनी हो गई 3। हमने देखा ये 3 बार रिपीट है, लैम्डा बराबर 0 के लिए कितनी बार रिपीट है 3 बार, तो इसकी नलिटी कितनी हो गई 3। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे इसका, x माइनस 0 की क्यूब और x माइनस 4 की पावर 1। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑर्डर, सम ऑफ ऑर्डर क्या होती है एल्जेब्रिक, सम ऑफ ऑर्डर क्या होता है एल्जेब्रिक, वो मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा बराबर 0 के लिए 3 है, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक फॉर लैम्डा बराबर 0 के लिए कितने बनेंगे यहाँ पे 3। कितने ब्लॉक बनेंगे भाई यहाँ पे 3, क्योंकि नलिटी उसकी 3 है, जितनी नलिटी होती है उतने उसके ब्लॉक बनते हैं, तो कितने बनेंगे 3। और रैंक ऑफ ए यहाँ पे कितना है, अगर हम रैंक देखिए तो 3 है यहाँ पे। आगे देखिए 4 लैम्डा बराबर 4 के लिए कितना है 1, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है भाई, x माइनस 4 गुना में एक्स स्क्वायर x माइनस 4 एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 4, ऐसे हो सकता है। अगर लैम्डा बराबर 0 है तो मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक कितने का होगा लैम्डा बराबर 0 के लिए 1 ऑर्डर का, और लैम्डा बराबर 4 है तो भी 1 ऑर्डर का। तो इसमें देखो 0 कितनी बार रिपीट है हमारे पास, इसमें 0 रिपीट है 3 बार, तो 1 ऑर्डर का 1 1 हमने लिख दिया, फिर बाकी 4 ऑर्डर का 1 है ही, तो 4/4 की हो गई। तो इसका मतलब हम कैसे लिखते हैं इसको 0 0 0 और यहाँ पे 4, ठीक है। आगे दिस मैट्रिक्स डायगोनल है, क्यों, क्योंकि लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रही है ये। आगे देखिए ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ एवरी जॉर्डन ब्लॉक ऑर्डर 1 हो। तो हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर हर जॉर्डन ब्लॉक एक ऑर्डर का है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसमें सबसे छोटा क्या हुआ x इंटू एक्स माइनस 4। तो हमने देखा नलिटी निकालनी है हमें, नलिटी निकालने के लिए हम नंबर ऑफ कॉलम में से क्या घटा देंगे रैंक, ठीक है। तो उससे भी हम इसको बता सकते हैं, तो वहाँ पे रैंक निकाल सकते हैं और फिर बता देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस वी हैज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल रखता है, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल देखिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है और मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखा है। तो हमें बताना है कि जॉर्डन फॉर्म इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन, और जॉर्डन ब्लॉक निकाल सकते हैं यानी यस निकाल सकते हैं हम। आगे देयर आर एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक होंगे इन जॉर्डन फॉर्म ऑफ टी, देखिए 2 जॉर्डन ब्लॉक होंगे यानी इसके लिए हम करके देखेंगे। देखिए जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है एक्स की क्यूब एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर 0 0 0 एक्स बराबर 5 2 हो गए, और मिनिमल पॉलिनोमियल इसका मतलब 0 के लिए 2 ऑर्डर का मैक्सिमल बनेगा और फिर एक ऑर्डर का बन जाएगा, और 5 के लिए 1 ऑर्डर और 1 ऑर्डर। तो इस तरीके से देखो मैंने बना लिया 0 0 उसके ऊपर 1 लिख दिया, 0 का 1 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, 5 का 1 1, तो हमारा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आ गया। तो ये केवल एक ही बनी है इसलिए ये यूनिकली एक्सप्रेस हो गया, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देयर आर एक्चुअली 2 जॉर्डन ब्लॉक, 2 तो आई नहीं है हमारे, कितने नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक आए हैं 1 2 3 4 जॉर्डन ब्लॉक आए हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, मान लो नलिटी निकालनी है हमें जॉर्डन ब्लॉक लैम्डा बराबर 0 के लिए, तो लैम्डा बराबर 0 के लिए कितने जॉर्डन ब्लॉक बने हैं 1 और 1 2, तो इसकी नलिटी लैम्डा बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगी 2, ठीक है। इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इफ लेट ए n/n इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, तो रैंक ए और नलिटी ए उसकी बतानी है हमें। देखिए भाई कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल x की पावर n आएगा उसके लिए बराबर क्या आएगा 0, तो x बराबर 0 0 0 कितनी बार रिपीट होएगा उसके लिए n टाइम्स। तो मिनिमल पॉलिनोमियल को हम x लेंगे फॉर लैम्डा बराबर 0 के लिए, तो मिनिमल पॉलिनोमियल में 1 ऑर्डर का लैम्डा बराबर 0 के लिए एक ही मैक्सिमल ब्लॉक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन x की पावर 10 एक ब्लॉक एक ऑर्डर का
एक ब्लॉक है, एक मिनिमल पॉलिनोमियल मान लो मैंने x की पावर 1, एक मिनट, इज ओनली वन ऑर्डर फॉर लैम्डा बराबर 0 के लिए, वन ऑर्डर का हो गया। मान लीजिए मिनिमल पॉलिनोमियल लेट, अब मैं मान लेती हूँ, तो इसका मतलब एक ही होगा। कितना होगा मिनिमल पॉलिनोमियल एक ऑर्डर का एक, बाकी n-1 ज़्यादा के ऑर्डर के होंगे। देखिए भाई आगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बराबर दे रखे x की पावर 10 मान लो, मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखे मान लो x की पावर 5, तो 5 के पार्टीशन करो। 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 + 1 3 + 2 एंड दिस वन। देखिए ये हमारा लॉन्ग मेथड है, मैं इसके लिए ना एक शॉर्टकट मेथड बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए शॉर्टकट मेथड हम ये याद कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे। एक मिनट मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे तो शॉर्टकट मेथड नहीं दे रखा, शायद अगले पेज पे है, मैं अगले पेज पे बताऊँगी। तो अभी मैं आपको लॉन्ग ही बता देती हूँ इसमें। देखिए हमें इसमें क्या बताना था, x की पावर 5 दे रखा है, तो पार्टीशन देख लीजिए, 5 4 और 1 3 और 1 3 और 2 3 + 1 + 1 2 + 1 + 1 2 + 2 + 1 1 1 1 1, ऐसे ये पार्टीशन हो गए। 5 है तो 5 बार 1 लिख लीजिए, 5/5 का। बाकी 5 ऑर्डर के कितने ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ पे 2, ऐसे 10/10 के बन गया। आगे अगला रैंक ऑफ ए, इसमें नॉन जीरो रो कितनी होंगी, देखिए 0 रो तो इसमें 2 होंगी, तो नॉन जीरो रो, एक मिनट, नंबर ऑफ 0 रोज इसमें कितनी होंगी 2, तो रैंक क्या आ जाएगा इसमें, नॉन जीरो रो कितनी होंगी 10 में से 2 गया 8, तो नलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, तो नलिटी कितनी आ जाएगी इसकी 2, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इसमें कितने बने 2। इस तरीके से हमने 2 ब्लॉक बना दिए। ओके नाउ 4 + 1 है, 4 + 1 है तो 5 का और एक देखो अब इसमें नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक पहले कितने बनेंगे वो देखना है। तो रैंक कितना आएगा इसमें, देखिए हमें क्या लिखना है यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 5 बार लिखा और उसके ऊपर 1 1 लिखेंगे, 1 1 1 1। ऐसे ही 4 ऑर्डर का है, 4 × 1 है ना, तो रो कितनी होगी 4, तो 0 0 0 0, और कॉलम कितना है यहाँ पे 1, कॉलम कितना है 1, तो ऐसे लिखा जाएगा 0 0 0 4 की, ठीक है। कॉलम कितना है 1, तो यही लिखा जाएगा। आगे 1 × 1 का मतलब एक ही है, एलिमेंट है 0, एक ही हुआ। तो हमने देखा यहाँ पे जो रैंक है वो 3 क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, सॉरी ये नलिटी है, मैं वही कह रही हूँ कि ये तो नहीं हो सकता। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3 4 5 तो यही है, ठीक है, 5 ये हो गई, साथ में एक मिनट 4 ये हो गई, 4 × 1 का है, एक मिनट 4 × 1 को कैसे लिखेंगे हम, 4 रो और 1 कॉलम, तो ये इसी तरीके से लिखा जाएगा। और इसमें 0 0 दिखाना है, डायगोनल पे 0, बाकी सब जगह 1 1 दिखाएंगे, बाकी सब जगह क्या दिखाएंगे 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक इसकी कितनी आएगी, देखिए मैंने क्या मिस्टेक करी है, जैसे मैंने इसको ना करके दिखाई, जैसे 5/5 का 5/5 का किया तो देखिए 0 लिख दिया मैंने, 4 कॉलम छोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक डैश छोड़ के 0 लिख दिया। और हमारे पास क्या होता है जॉर्डन ब्लॉक लिखने के लिए 0 के ऊपर 1 आता है, 0 के ऊपर 1, तो हमने देखा नॉन जीरो रो कितनी हुई 1 2 3 4, तो एक कम होगी ना, 5 में से एक कम होगी, तो 4 तो नॉन जीरो रो यहाँ से मिल गई। जब 4/1 का लिखेंगे तो इसमें नॉन जीरो कितनी रो आएंगी 3, इसलिए इसकी रैंक 7 हो जाएगी, ठीक है। और नलिटी के लिए 10 में से 7 गए 3, इसका मतलब नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कितने बनेंगे जितनी नलिटी है, तो कितने जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे भाई इसमें 3 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, तो एक 5 का तो बन चुका है, 4 + 1, तो एक 4 का और एक 1 का। अगला है 3 + 2, 5 का तो है ही, 3 और 2 का और बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अब जनरल वे में अगर शॉर्टकट तरीका सीखना है तो नलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, तो n माइनस रैंक ऑफ ए, एक कम हो जाता है हमेशा, मिनिमल पॉलिनोमियल के ऑर्डर का है तो एक कम हो जाएगा k - 1, तो n - k + 1। तो देखिए इसका है ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, आगे मैं आपको वो बताती हूँ, वो अब मेरे लिए काफ़ी ईजी पड़ेगा। पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए बी 8/8 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए x बराबर दे रखा है x - 1 की क्यूब, x - 2 x की पावर 4, तो यहाँ पे x बराबर 1 3 बार आया, 2 1 बार ही आया और 0 4 बार आ गया, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखा है, एक तो इसका मतलब 1 का 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा और ये 1 एक बार और है, तो एक ऑर्डर का वो बन जाएगा। x - 2 एक ही ऑर्डर का बनेगा, और यहाँ पे 0 का 2 ऑर्डर का, फिर एक बाकी 2 का भी और एक 1 1 का भी, तो ऐसे करके मैं यहाँ पर बनाऊँगी। तो देखो ऐसे मैंने करके 2 जॉर्डन ब्लॉक बना लिए यहाँ पे। देखिए एक तो 1 ऑर्डर का 2 × 2,
एक सॉरी 2 ऑर्डर का 1 के लिए बना दिया, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए और एक 2 के लिए, एक 2 ऑर्डर का। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 6 आ रहा है, नलिटी कितनी आ रही है 2। तो इस तरीके से हमारे पास जब रैंक ऑफ ए 5 है तो नलिटी कितनी आ रही है, 8 में से 5 गए 3। तो रिमेनिंग ऑर्डर हमें इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमने देखा नलिटी ऑफ ए 2 और 3 के बीच में बिलोंग कर रही है और रैंक ऑफ ए बिलोंग कर रहा है 5 और 6 के बीच में। तो बेटा ये बहुत ईजी है बनाना। देखिए मैंने आपको क्या बताया है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे 2 ऑर्डर है तो इसका मतलब 1 के लिए 2 ऑर्डर का, देखिए 1 के लिए 2 ऑर्डर का और 1 कितनी बार है 3 बार, तो 1 ऑर्डर का और बना दीजिए। अगला 2 ऑर्डर का एक ही ब्लॉक बनेगा, 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बन गया तो x बराबर 2 के 0 के लिए एक तो 2 ऑर्डर का बनेगा ही, 2 ऑर्डर का बना दिया और साथ में 2 एक ऑर्डर का और एक ऑर्डर का, तो ये हम बना देंगे 0 0, उसके ऊपर क्या लिखेंगे 1। इसी तरीके से हम एक 1 1 का बना देंगे। तो हमने कितना देखा, 2 जॉर्डन ब्लॉक है ना यहाँ पे, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इसमें कितनी है भाई, इस वाले में तो 1 के ऊपर 0 और यहाँ पे 0 आई, तो ये इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, इसमें 1 बाई 1 है, मतलब इसमें क्या लिखा गया है 1 और 2, इसमें नॉन जीरो रो है ही नहीं, वो नॉन जीरो रो हो गई, सॉरी पहले 0 रो देख लेती हूँ, मेरे को वो ज़्यादा ईजी लगता है निकालना। देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें 0 रो कितनी है यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखिए कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, मतलब ये 8 बाई 8 ऑर्डर का हो गया। तो नलिटी एक मिनट, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 6 कैसे हुई यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, देखिए 0 रो तो हमारे पास एक तो हमें ये नज़र आ रही है, ठीक है, और x बराबर 0 के लिए बनाया है, x बराबर 0 के लिए 2 ऑर्डर का बना था, x बराबर एक मिनट को, x बराबर 0 के लिए हाँ 2 ऑर्डर का बना था, तो x बराबर 0 के लिए 2/2 ये बनेगा, हाँ ये बन रहा, x बराबर 0 के लिए 2/2 और एक x बराबर 0 के लिए 1 बाई 1 का, x बराबर 0 के लिए अच्छा ये 0 के लिए, ये गलत लिखा हुआ है ना 0 के लिए, तो एक जीरो रो ये होगी, एक ही हो गई तो 2 हो गई है ना, तो नॉन जीरो रो क्या होगी, 8 में से 2 गया 6, तो सही लिखा हुआ है इसने। तो नलिटी क्या होती है 8 माइनस रैंक ऑफ ए, 8 में से 6 गया 2 आ गई। अब अगला दूसरा निकालेंगे 1 1 1 का, तो देखिए यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे नॉन जीरो 1 और 1 2 3 4 है ना, और ये क्या लिखा हुआ है 2 तो एक मिनट यार 0 आएगा 4 और ये 2/2 और एक 5 बनेगी, ठीक है। तो नलिटी ऑफ 8 में से 5 गए 3, ये आप लिख के निकाल लेना। आगे देखिए आगे हमें करना है, मान लीजिए ए बिलोंग करता है MNC विच इज ट्रू, हमें बताना है देयर एग्जिस्ट बी मैट्रिक्स सच डैट, वो MNC में बिलोंग करती है, सच डैट बी का स्क्वायर बराबर क्या है ए, एक ए डायगोनलाइजेबल है, दूसरा इफ़ मैट्रिक्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती है P सच डैट P नॉन जीरो है और P इनवर्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और दूसरा A हैज आइगन वैल्यू। तो इसको हमें चेक करना है। देखिए इफ़ A इज डायगोनलाइजेबल, इसने क्या रखा है A डायगोनलाइजेबल है, अगर A डायगोनलाइजेबल है तो हमें पता है कि वहाँ पे एक नॉन जीरो मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है P कि सच डैट A बराबर होता है PD P का इनवर्स, ठीक है। तो फिर अब मुझे A का स्क्वायर चेक करना है कि वो क्या आएगा, A का स्क्वायर क्या आएगा PD P इनवर्स PD P इनवर्स, तो वो क्या बनेगा PD का स्क्वायर P इनवर्स। अब मैं इसमें यहाँ पे देखती हूँ A को अब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे PD की पावर हाफ P इनवर्स PD की पावर हाफ P इनवर्स। इफ़ D इज डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके स्क्वायर रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए जैसे मेरे को मान लीजिए मैंने A को ले लिया 0 1 0 0 नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स ले ली। अब A का स्क्वायर निकाला, A का स्क्वायर किसके बराबर आया 0 के, ठीक है। तो B का स्क्वायर किसके बराबर है A के, तो अब मैंने B की पावर 4 करके देखा, B की पावर 4 क्या आएगी A गुना में A का स्क्वायर बराबर है 0, तो B की पावर 4 बराबर 0 है, तो B कैसी मैट्रिक्स आ गई भाई, निलपोटेंट मैट्रिक्स। B कैसी मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर, निलपोटेंट मैट्रिक्स। B की पावर 4 0 है तो B कैसी होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब आगे देखिए मैक्सिमम इंडेक्स B की कितनी है 2, तो B का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर बराबर था हमारे पास A के, तो प्लस का A इधर आके माइनस का A बराबर क्या हो गया 0, तो इसका मतलब B का स्क्वायर A के बराबर है, ठीक है। B अगर जीरो मैट्रिक्स है तो A भी क्या हो जाएगी जीरो मैट्रिक्स, बट हमें पता है A जीरो मैट्रिक्स नहीं है, पीछे हमने देखा है
सो सच मैट्रिक्स अवेलेबल है ही नहीं कि बी स्क्वायर उसके लिए ए के बराबर आ जाए, इससे ए डायगोनलेबल नहीं होगी। ओके, तो लेकिन हम जानते हैं जो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलेबल होती है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा बी का स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पे ए के, तो बी का स्क्वायर अगर बी के बराबर आता तो वो डायगोनलेबल होती। आगे ए इज 10, तो हमारे पास देखिए कौन कौन से ऑप्शन इसमें रोंग है। एक तो एक डायगोनलेबल है, ये रोंग है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बी बिलोंग करता है एम एन सी में, याद रखना इसमें जो एम एन मैट्रिक्स होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जिसमें बी का स्क्वायर बराबर ए है, ऐसी कभी एग्जिस्ट नहीं करती, और ए डायगोनलेबल कभी होता ही नहीं है, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, ठीक है, और ए की आइगन वैल्यू भी कोई ना कोई आती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए ए हमारी 10/10 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है x-1 की क्यूब, x-2 की पावर 2 और x की पावर 5। तो हमें पता है यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे, 1 3 बार आएगा, 2 2 बार आएगा और 0 5 बार आएगा, ये आ गया, तो 10 आइगन वैल्यू आ गई। अब मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखा है x-1 बराबर 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब जो 1 आइगन वैल्यू है उसके लिए मैक्सिमम ऑर्डर का जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो दो ऑर्डर का होगा, और 2x-2 बराबर 0, तो 2 के लिए 1 ऑर्डर का होगा, तो 1 2 के लिए आ चुका, 1 2 के लिए 1 ऑर्डर का और बच जाएगा। इसमें 1 के लिए 2 ऑर्डर का है तो 1 ऑर्डर का 1 और बच गया, और इसमें 3 ऑर्डर का होगा तो 3, और फिर 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो 5 है ये 0, तो या तो 2 ऑर्डर का या 1 ऑर्डर का, तो इस तरीके से हमारे ये बन जाएंगे। अब देखिए, अब हमें इसमें क्या चेक करना है, इफ़ y नॉन जीरो है तो सच डैट, इसने क्या रखा है ए की पावर y बराबर होगा 0 के, इफ़ y नॉन जीरो है सच डैट a माइनस आई y बराबर होगा 0 के, तो ये हमें सब चेक करना है। देखिए नलिटी ऑफ सबसे पहले मैं नलिटी ऑफ a माइनस आई देखूंगी, यहाँ पे लैम्डा कितना है 1, तो देखिए लैम्डा बराबर 1 के लिए मैंने जॉर्डन ब्लॉक बता दिया 2 ऑर्डर का, लैम्डा बराबर 2 के लिए 1 ऑर्डर का, लैम्डा बराबर 0 के लिए 3 ऑर्डर का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक होते हैं उतनी ही आइगन वैल्यू होती है, तो यहाँ पे कितनी आइगन वैल्यू है हमारे पास, देखिए 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे 6 हो गई। तो आइगन वैल्यू किसके बराबर है, आइगन वैल्यू मतलब यहाँ पे 6 आइगन वैल्यू तो है ही, ठीक है, तो बची हुई 4 और बच गई, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर आपको बता ही दिया है। तो करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये वाला, तो ये हमने बता दी 10 आइगन वैल्यू। आगे मान लीजिए x एक नॉन जीरो है, लैम्डा बराबर 0 के लिए x एक ऐसा नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है सच डैट कि ax बराबर क्या है 0, जिसमें x नॉन जीरो है, ठीक है, x आइगन वैल्यू है ही, और पुट x को मैंने y पुट कर दिया, वो तो एक ही बात है, y नॉन जीरो के लिए a y बराबर क्या है 0, अप्लाइंग a स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ a स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो a की क्यूब बराबर y, क्योंकि ये 0 है, a y बराबर 0 ऐसा एग्जिस्ट करता है, a की क्यूब अप्लाई किया तो वो भी हो गया, तो ट्रू है, तो इसका मतलब और भी पावर करूँगी तो वो भी ट्रू होगा। अगर अब हमें निकालना है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। अब देखो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अभी मैंने बताई थी, 1 ऑर्डर 1 के लिए 2 ऑर्डर का, फिर 1 ऑर्डर का, है ना, और 2 के लिए 1 ही ऑर्डर का, और 0 के लिए 3 ऑर्डर का, और फिर एक बार 2 ऑर्डर का और एक बार 1 ऑर्डर का, ऐसे करके हमारे आ जाएंगे, तो ऑर्डर हमारे आ गए, ठीक है। तो 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे हमारे, कितने जॉर्डन लेंगे ब्लॉक बनेंगे 2। अब आगे हमें क्या रखा है, a माइनस लैम्डा आई y बराबर क्या है 0, मैंने आपको बताया था लैम्डा यहाँ पर क्या है 1, तो हम इसकी अगर नलिटी चेक करना चाहते हैं तो हम देख लेंगे कि 1 के कितने जॉर्डन ब्लॉक बने हैं, ठीक है। तो अब हमें दे रखा है a माइनस लैम्डा a माइनस आई y बराबर क्या है 0 नॉन जीरो के लिए, तो अब मैं स्क्वायर करूँगी तो वो भी हो जाएगा, इसी तरीके से क्यूब करूँगी वो भी हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जनरलाइज आइगन वेक्टर ऑफ ऑर्डर 2 के कितने हैं हमारे पास, लैम्डा बराबर 2 है, और जनरलाइज के लिए जनरलाइज वही होता था ना जिसके लिए 0 हो जाए, तो यहाँ पे जनरलाइज वेक्टर कौन हो गया, लैम्डा बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जॉर्डन ब्लॉक बन जाएंगे। और तो रैंक क्या है नॉन जीरो रो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो 8 नॉन जीरो रो हो जाएंगे। इसमें कितनी नॉन जीरो रो हो जाएंगी 8। ओके, आगे देखिए, आगे नलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, तो 10 में से रैंक गई 8, तो कितनी आ गई नलिटी इसकी 2। इस तरीके से हमें नलिटी निकालनी है, तो इसमें जॉर्डन ब्लॉक में रैंक देख लेंगे। देखिए आगे, इफ़ ए इज सिमिलर टू बी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ए और बी एक दूसरे के सिमिलर हैं,
सिमिलर है तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी क्या रहती है, सेम। अगर ए सिमिलर है बी के तो उनके मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम होते हैं, मतलब सेम होते हैं। ए बी के सिमिलर है तो उसकी सब कुछ चीज़ें सेम होंगी, करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी, मिनिमल पॉलिनोमियल भी और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी, ठीक है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी इनकी क्या होंगी, इक्वल। नेक्स्ट हमारा देखिए, इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दोनों की सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये हमेशा याद रखना है हमें। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। देखिए भाई, अगर ए और बी दोनों सिमिलर है तो कह सकते हैं इनके मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, सेम, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर दोनों की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम है तो भी हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी इक्वल नहीं है तो ए बी के सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर ए बी के सिमिलर है तो उनके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या रहती हैं, सेम। नेक्स्ट देखिए, अब हमें करना है काउंटिंग ऑफ जॉर्डन फॉर्म को हम काउंट कैसे करते हैं कि कितनी जॉर्डन फॉर्म बनेगी। मान लीजिए ए 5/5 मैट्रिक्स दे रखी है, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देयर एग्जिस्ट नंबर ऑफ, हमें बताने हैं कितने जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे। देखो भाई, करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एक्स की पावर 5 बनेगी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी, एक्स की क्यूब भी, एक्स की 4 भी और एक्स की पावर 5 भी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी 4, मान लीजिए अगर क्या है, 0, अगर ए बराबर 0 है, हाँ लैम्डा बराबर 0 है, सॉरी है यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स बन जाएगी सारी, तो 5/5 का 0 मैट्रिक्स का हो गया। अगर एक्स स्क्वायर है तो 0 ऑर्डर का 2 बनेगा, बाकी कितने ऑर्डर के बन सकते हैं, देखिए 2 तो ये हो ही गया, बाकी कितने बचे, 3, तो 3 के पार्टीशन कर लेंगे हम, 3 के 5 में से 2 गया 3, 3 के पार्टीशन कर लो, पार्टीशन करा तो 2 + 1, ठीक है, और 1, 2 तो फिक्स हो गया यहाँ पे, एक मिनट, हाँ पार्टीशन ऐसे होते हैं, 2 तो फिक्स हो गया, अब 5 के पार्टीशन करने हैं, n बराबर 5 है ना, उसके पार्टीशन होते हैं, तो 2 फिक्स हो गया, 1 + 1, एक 2 + 2 + 1, तो 2 ऑर्डर का, एक 1 ऑर्डर का और एक 1 1 1, तो इस तरीके से हमारे कितने जॉर्डन ब्लॉक बन गए, 1 2 3, ऐसे इसमें 1 2 3, इसमें 4 बन जाएंगे, सॉरी 4 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, इसको मैंने लिखा हुआ नहीं, सॉरी 0 1 1, ठीक है। आगे अगर मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स की क्यूब है तो लैम्डा बराबर 0 के लिए ऑर्डर 3 है, इसका मतलब 3 ऑर्डर का होगा, साथ में एक 2 ऑर्डर का भी हो सकता है और एक 1 1 ऑर्डर का भी हो सकता है, ठीक है। तो जॉर्डन ब्लॉक कितने बन गए, जब ये लैम्डा बराबर मतलब ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो 4 और 1 5 बन गए, और पार्टीशन देखिए जब 4 और 1 हो तो 4 ऑर्डर का और एक ऑर्डर का, तो इस तरीके से हमारे टोटल जॉर्डन ब्लॉक कितने बन गए, यहाँ पर 7, सबको हम काउंट कर लेंगे। देखिए, अब इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करेंगे हम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, अब ये डिपेंड करता है पार्टीशन पे, मान लीजिए 5/5 की निलपोटेंट मैट्रिक्स है, डेट इज 0 मैट्रिक्स, अगर वो 0 मैट्रिक्स है तो टोटल जॉर्डन ब्लॉक कितने बने थे हमारे, 7, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए n बराबर Pn है, 2 का पार्टीशन कैसे करते हैं, 1 + 1 और या 2, 3 का कैसे करते हैं, 1 + 1 + 1, 2 + 1 और 3, तो यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक कितने बनेंगे, 2, यहाँ पे 3 के कितने बने हैं, 3, और यहाँ पे 4 के कितने बने हैं, 5, 5 के कितने बने हैं, 7, 6 के कितने बने हैं, 11, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और 0 हो तो 1 बनता है, 0 हो तो क्या बनता है, 1 जॉर्डन ब्लॉक बनता है। देखिए भाई, अगर पार्टीशन 0 हो तो 1 जॉर्डन ब्लॉक बनता है। आगे जॉर्डन ब्लॉक का फॉर्मूला देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाए तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक का फॉर्मूला है पार्टीशन, P(4) पावर देखिए P(2) और P(4), हमें पता है पार्टीशन अगर 4 हों तो इसको हम बेल नंबर से निकाल सकते हैं। P(4) की वैल्यू क्या होती है, 5, P(2) की वैल्यू होती है 2 और P(4) की वैल्यू क्या होती है, 5। अभी हमने कहा था 4 के पार्टीशन कितने थे, हमारे पास 5 थे, तो इस 2 के पार्टीशन 2 ही थे और 4 के पार्टीशन कितने होते हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो काफ़ी ईजी रूल है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट, नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हमेशा कैसी रहती है भाई, फाइनाइट, ये हमें याद रखना है। देखिए, एक एग्जांपल हो रहा है यहाँ पर, x-1 की क्यूब, x-2 की पावर 4 और x-3 की पावर 4 दे रखी है हमें। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, P3 पार्टीशन, P4 और P4, पावर को देख लिया, तो 3 में 3 पार्टीशन होते हैं, 4 के हमें 5 पार्टीशन होते हैं, 4 के 5, तो इन सब की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट में है हमारा। अब हम अगला करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, मान लीजिए VF एक वेक्टर स्पेस है, एक फंक्शन जा रहा है f जो V क्रॉस V से f में जा रहा है फंक्शन, देन f को हम क्या बोलते हैं, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
सबसे पहली बात, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो दोनों स्लॉट में क्या होती है, लीनियर। जैसे मान लीजिए इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एफ लीनियर कम्बिनेशन ले लो दोनों वेक्टर का, अल्फ़ा यू प्लस में बीटा वी और कोमा डब्ल्यू एक अनदर वेक्टर ले लिया, वो बराबर है अल्फ़ा बाहर एफ ऑफ यू डब्ल्यू प्लस में बीटा बाहर एफ ऑफ फंक्शन ऑफ वी और डब्ल्यू का। ठीक है, तो एफ लीनियर किस में होती है, फर्स्ट स्लॉट में है। अब ऐसे सेकंड स्लॉट में चेक करने के लिए यू और इसको पीछे ले लीजिए, तो अल्फ़ा बाहर वही एफ ऑफ यू वी, बीटा बाहर एफ ऑफ यू डब्ल्यू। अगर इस तरीके से फंक्शन हमारा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इन सेकंड स्लॉट। ओके, तो दोनों में अगर लीनियर होती है तो हम उसको बोलते हैं बाई लीनियर। बाई का मतलब 2 बार लीनियर। ठीक है, इफ़ एफ इज लीनियर इन बोथ, ये हमें याद रखना है। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक फंक्शन है आर क्रॉस आर से आर, एफ आर क्रॉस आर से आर क्रॉस आर में जा रही है। कैसे कि एफ ऑफ ए कोमा बी कार्टेजन प्रोडक्ट जो है, कार्टेजन पेयर जो है वो कैसे डिफाइन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर। तो अब हमें देखना है कि क्या वो लीनियर है या नहीं। तो लीनियर के लिए हम जानते हैं एफ ऑफ यू प्लस वी बराबर क्या होता है, एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए ए बी और सी डी। अब मैं उसको कैसे तोड़ सकती हूँ, एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ सी डी के अंदर। अब देखिए, अब मैं इसको सोल्व करूँ, मान लो ए प्लस सी आए, इसको सोल्व करूँ तो क्या है, बी प्लस डी। ये बराबर है एफ ऑफ ए बी प्लस में एफ ऑफ सी डी। इसको कैसे खोल सकते हैं भाई, इन दोनों के मल्टीपल में, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई। इसको कैसे खोलेंगे, इनके मल्टीप्लाई में, ए बी इसके मल्टीप्लाई में सी डी। हमें पता है इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 टर्म आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 टर्म आ रही है, ये सोल्व करने पर 2 टर्म आ रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो लीनियर नहीं है। अब देखिए, अब हमें चेक करना है ये बाई लीनियर के लिए। तो एफ ऑफ अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी कोमा सी, तो ऐसे 3 वेक्टर ले लिए। तो अब ये क्या कहता है, वो फंक्शन कैसे खुलता है, दोनों के मल्टीप्लाई से, इसका और गुना में इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फ़ा ए को सी से गुना किया, ए सी, बीटा बाहर बी सी, हो गया। अल्फ़ा ए सी को ले लिया अंदर, बीटा बी सी को अंदर ले लिया। हमें पता है ये क्या है, एफ ऑफ ए सी, ये क्या है, एफ ऑफ बी सी। तो ये एक स्लॉट में तो क्या हो गई, लीनियर। अब हम सेकेंड स्लॉट में और इसको चेक करेंगे। देखिए, मान लीजिए एफ ऑफ ए अल्फ़ा बी प्लस में बीटा सी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, ए बाहर अल्फ़ा बी प्लस बीटा सी, प्रोडक्ट में लिख दिया। अब ए इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बी प्लस में ए गुना कर दिया बीटा सी, गुना कर दिया। अब हमने अल्फ़ा को बाहर ले लिया ए बी, ऐसे ही बीटा को बाहर ले लिया ए सी। अब हमें पता है ये एफ ऑफ ए बी होता है, ये बीटा बाहर, और ये एफ ऑफ ए सी होता है। तो हमने देखा कि ये बाई लीनियर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई ना हो तो वो बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, सिमेट्रिक बाइलिनियर क्या होता है। सिमेट्रिक बाइलिनियर कब कहलाएगा, अगर एफ ऑफ यू वी बराबर हो एफ ऑफ वी यू के, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो, इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बाइलिनियर। अगला है स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर में माइनस के इक्वल हो जाएगा। और इनर प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, इनर प्रोडक्ट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इनर प्रोडक्ट का बोलेंगे अगर वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। सबसे पहले नो नेगेटिविटी कंडीशन कि यू के ऊपर लागू करने पर वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, कब, जब यू बिलोंग करे वेक्टर स्पेस के अंदर। और अगर ये 0 के बराबर है तो वो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ यू क्या हो, एक 0 वेक्टर होगा। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल में पता ही है हमें यू बराबर 0 होता है। आगे अल्फ़ा यू प्लस में बीटा वी डब्ल्यू, मतलब एक स्लॉट में क्या होगा, ये बाइलिनियर, एक स्लॉट में क्या होगा, बाइलिनियर। तो अल्फ़ा बाहर यू ऑफ डब्ल्यू प्लस में बीटा बाहर वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। आगे ये कंजुगेट सिमेट्री और देखेंगे कि यू वी बराबर हो वी यू के कंजुगेट के, मतलब इसको अगर उल्टा लिखना है तो उसको कंजुगेट करके उल्टा लिखा जाएगा। अगर एफ रियल नंबर है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। देखिए, दोनों क्या होंगे, इक्वल। ओके, आगे देखिए, इन दिस मैपिंग इज सेटिस्फाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों सेटिस्फाई करता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ ए बी बराबर है ट्रेस ऑफ ए बी, तो हमें बताने कौन सा बाई लीनियर इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो सबसे पहले बाई लीनियर चेक कर देंगे। देखो, तो एफ ऑफ ए, अगला लिखेंगे अल्फ़ा बी प्लस में बीटा सी। तो अब हमें इसको कैसे खोलना है, ट्रेस ऑफ ए गुना में बी। तो इसका ट्रेस पहले का और दूसरे का ट्रेस करके खोल दिया मैंने। अब हमें पता है इसको ए को अंदर गुना किया तो अल्फ़ा ए बी, और इसमें क्या आ जाएगा, ए बीटा सी लिख दिया। अब इसमें क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बाहर ट्रेस ऑफ क्या बनेगा, ए बी, बीटा बाहर ट्रेस ऑफ ए सी। और ट्रेस ऑफ ए बी किसके बराबर है, एफ ऑफ ए बी के, और वो एफ ऑफ ए सी के। तो लीनियर है ये, सेकेंड स्लॉट में लीनियर है। अब हमें फर्स्ट स्लॉट में चेक करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा ए प्लस में बीटा बी, ये बीटा है, और सी।
तो इसका ये किसके इक्वल है, इसके ट्रेस के, तो इन दोनों को ट्रेस ब्रैकेट में इनका प्रोडक्ट लिख दिया, ये इनटू में है, ठीक है। अब हमने इसको सी से मल्टीप्लाई किया, अंदर अल्फ़ा बाहर ए सी ट्रेस ऑफ ए सी, ऐसी बीटा बाहर ट्रेस ऑफ बी सी लिखा गया, तो ये है, तो इसका मतलब ये बाइलिनियर सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। आगे हमें चेक करना है इसका इनर प्रोडक्ट है या नहीं। देखिए आगे कैसे चेक करेंगे इसको, देखिए मान लीजिए एफ ऑफ ए बी हमें दे रखा था ट्रेस ऑफ, ऐसे ही मैं इनर प्रोडक्ट भी चेक कर लूँगी। अब आगे देखिए जैसे एफ ऑफ ए बी हमें दे रखा है ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले इनर प्रोडक्ट कब होगा ये, अगर यू यू ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो, जीरो, क्या हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हो, और यू यू जीरो कब होगा, जब यू बराबर क्या होगा, जीरो के लिए। अब मैंने इसमें ए पुट कर दिया, मतलब बी की जगह क्या पुट कर दिया, ए, तो वो देखिए इफ़ ए ट्रेस ऑफ ए लिखा जाएगा इसमें, ए गुना में ए, सॉरी ये बी का ट्रांसपोज वाला नहीं है, ओनली ए बी वाला है, ठीक है, ए बी वाला। तो यहाँ पे ए का मतलब ए का स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बराबर क्या है, जीरो, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर जीरो का मतलब, ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ए स्क्वायर बराबर जीरो है, इसका मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, तो ए बराबर क्या हो गया यहाँ से जीरो। आगे ए मान लो मैंने ये मैट्रिक्स दे दी, ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर निकाला, ए का स्क्वायर किया तो वो जीरो मैट्रिक्स आएगी, जाकर चेक करके देख लीजिए, 0 1 0 0, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को 0 से गुना किया 0, 1 को 0 से गुना किया 0, 0 को 1 से गुना किया 0, 1 को 0 से गुना किया 0, 0 को इससे गुना किया 0 0, आ गई ना, ए का स्क्वायर क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो इसका ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो ही होएगा। आगे बट हमें पता है ये खुद अकेली जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये जो कहा है ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ए जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। ओके, ट्रेस ऑफ ए बी इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है हमारे पास। आगे देखिए, अब हमें चेक करना है, नोट एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस हो। आगे हमें अगला हमें चेक करना है ए बी ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रांसपोज पे, तो वही हम लीनियर चेक करेंगे पहले, बाइलिनियर पहले फर्स्ट स्लॉट में देख रहे हैं ट्रेस, ये कैसे खुलता है, ए और बी पीछे वाले का ट्रांसपोज खुल गया। अब इसको मुझे चेक करना है, ऐसे ही सेकेंड स्लॉट में चेक करेंगे, तो सेकेंड स्लॉट और फर्स्ट स्लॉट में चेक करने पर ये बाइलिनियर आएगा, वो आप करके देखना, दोनों में करने पर क्या आ रहा है, ये बाइलिनियर। ओके, आगे देखिए इनर प्रोडक्ट में, इनर प्रोडक्ट के लिए वही एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये और जीरो कब होएगा, जब ए बराबर क्या होगा, जीरो के, ठीक है। अब जैसे ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसफर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आएगा, अब मैंने मान लो ए मैट्रिक्स ले ली, दो ऑर्डर की, ऐसे ए का ट्रांसपोज ले लिया और इनकी गुना करी तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। अब हमें पता है समीशन ऑफ आई जे का स्क्वायर किसके बराबर है, जीरो के स्क्वायर के, और ए आई जे का स्क्वायर बराबर है जीरो, कब होएगा, जब ए आई जे खुद जीरो, मतलब ए बराबर क्या हो, जीरो, तो इसका मतलब ये इनर प्रोडक्ट है। अब एफ ऑफ ए बी बराबर क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रेस ऑफ ए बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दे रखा है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रेस पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज फिर आगे वाले का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज है ये, ठीक है, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी और ये ए के ट्रांसपोज है, तो ये एफ ऑफ ये उल्टा आ गया बी ए। तो अब हमने इसको क्या देखा कि ये एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ बी ए क्या है, बराबर, तो हमने इसको चेक कर लिया, तो इसका मतलब रियल नंबर पे हमारा कंजुगेट सिमेट्रिक कंजुगेट वाला क्या है, इक्वल, तो ये इनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट ऐसे ही थर्ड वाले को चेक करना है, ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज बी सेम इसी तरीके से होगा, और एफ ऑफ ए बी बराबर है रैंक ऑफ ए बी, तो इसको भी इसी तरीके से हम चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें फर्स्ट फ्लोर में बाइलिनियर चेक करना है, तो इसको रैंक बाहर ए बी से खुलता है ए और ये सी, ऐसे लिख दिया हमने। आगे देखिए, अल्फ़ा बाहर एफ रैंक ऑफ ए सी हो जाएगा, बीटा बाहर रैंक ऑफ बी सी हो जाएगा, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं है, एफ रैंक ऑफ अल्फ़ा ए सी बीटा बी सी के इक्वल नहीं है, इसलिए ये बाइलिनियर इनर प्रोडक्ट नहीं होगा, बाइलिनियर नहीं है तो इनर प्रोडक्ट भी नहीं होगा। आगे एफ ऑफ ए बी कभी भी ए बी के डिटरमिनेंट के इक्वल है, तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इसको भी आप मतलब चेक करके देख लेना, ठीक है। तो मैंने इतने करवाए हैं, एक दो आप खुद करके देखना। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है, एवरी इनर प्रोडक्ट इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर इनर प्रोडक्ट है तो बाइलिनियर वो जरूर होगा, ये बात हमें याद रखनी है। आगे देखिए, जैसे बाइलिनियर तो मैंने आपको बता ही चुका है, वो हम बता चुके हैं। देखिए अगर एफ और आर बराबर है तो हमें पता ही है ये ट्रू होगा, वरना ये ट्रू नहीं होगा, याद रखना ये, ठीक है।
हर लीनियर इनर प्रोडक्ट स्पेस बाई लीनियर कब होता है, जब वो रियल नंबर पे लागू हो, किस पे, जब फील्ड क्या हो, रियल नंबर हो। नेक्स्ट हमारा वी बराबर मतलब वेक्टर स्पेस क्या है, कंटिन्यूस क्लास ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है जो 0 1 पे कंटिन्यूस है, और एफ जी हमें दे रखा है 0 से लेकर 1 एफ टी जी टी का स्क्वायर डी टी। तो अब हमें चेक करना है ये बाइलिनियर है, इनर है, क्या है, मतलब देखिए सबसे पहले हम बाइलिनियर के लिए चेक करेंगे, सेकंड स्लॉट के लिए देख रहे हैं एफ टी अल्फ़ा 1 जी 1 टी प्लस में अल्फ़ा 2 जी 2 टी। अब देखिए ये कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलना चाहिए, अल्फ़ा 1 बाहर एफ ऑफ जी प्लस में अल्फ़ा 2 बाहर एफ ऑफ जी 2, ऐसे खुलना चाहिए इनर प्रोडक्ट में। तो अब इसको खोलना कैसे, देखो इसने दिखा रखा है 0 से लेकर 1 एफ टी और जी टी का स्क्वायर, मतलब पीछे वाले का स्क्वायर, ये पीछे वाले का मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। अब हमें पता है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने कर दिया है, प्लस के 2ab, ये हमने करा। क्या किया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। अब ये लीनियर नहीं है सेकंड स्लॉट में y, क्योंकि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो आगे बाइलिनियर तो है ही नहीं है। अब हमें इसको इनर प्रोडक्ट, जो देखो जो बाइलिनियर नहीं है, बाइलिनियर नहीं है वो इनर प्रोडक्ट नहीं होगा, ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन इनर प्रोडक्ट बाइलिनियर होता है। तो अब हमें इनर प्रोडक्ट चेक करने के लिए एफ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नो नेगेटिविटी कंडीशन चेक करनी है। तो मैंने मान लिया एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन लेना है, मान लो एफ एक्स इक्वल टू -1 ले लिया मैंने, एफ ऑफ एफ, तो एफ ऑफ टी का स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी उसमें, एफ ऑफ टी की क्या आ गई, क्यूब, तो एफ टी की वैल्यू पुट कर दी -1 की क्यूब, तो माइनस बाहर 1 का डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, 0 से लेकर 1, -1 आया ये। और हमें पता है ये जो है -1 कभी भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं होता, क्योंकि हमें आंसर क्या लाना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसलिए ये इनर प्रोडक्ट भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड ऑल बाइलिनियर फॉर्म ऑफ एफ एन। देखिए एफ एन क्रॉस एफ एन से लेकर एफ जा रहा है, एन बराबर 1 है, एन बराबर 2 है, तो जनरलाइज फॉर्म दिखा लेंगे। एन बराबर 1 है तो एफ क्रॉस एफ से एफ जा रहा है, मान लीजिए एक एलिमेंट ले लिया ए बी, तो डायमेंशन ऑफ एफ कितनी है भाई, 1 है, क्योंकि ए की बेसिस है, इसमें बेसिस ऑफ एफ क्या होएगी, उसमें ए क्या है, तो ए गुना में 1 बी गुना में 1, इसको हम करेंगे तो ए बाहर, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगी भाई, बी का ट्रांसपोज एफ ऑफ 1 1 ए, ठीक है। तो इस तरीके से बाइलिनियर आएगी। ऐसे 2 के लिए निकालेंगे, तो देखिए हमें एन एन के लिए याद रखना है, एन एन के लिए क्या होती है, x1 x2 से लेकर xn, और ये देखो यहाँ पे एफ ऑफ E1 देखो E1 को फिक्स कर दिया, जैसे A11 A12 A1n होता है, सेम उस तरीके से करता है, बस ये फंक्शन है E1 E1 E2 E1 En स्टैंडर्ड बेसिस का, x1 x2 xn हमें ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लेनी है। ओके, तो एफ ऑफ ए बी क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए बी, ठीक है, या ए और बी का ट्रांसपोज, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, फाइंड ऑल इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एन। देखिए ये मैं अभी कर नहीं रही। नेक्स्ट हमारा देखिए मान लीजिए एफ यू वी से लेकर एफ एन क्रॉस एफ एन से लेकर एफ जा रहा है, एफ ऑफ यू वी बराबर है वी की पावर थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, ए यू है, विल बी बाइलिनियर कब होगा, अगर एफ रियल नंबर होगा, याद रखना। अगर वी थीटा मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स ए यू दे रखा है हमें फंक्शन, तो वो बाइलिनियर कब होता है, जब एफ रियल मैट्रिक्स हो। ओके, रियल होगा तो बाइलिनियर होगा। तो इसका प्रूफ तो हम कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ रिजल्ट देखेंगे। देखो यू देखिए ये इसका प्रूफ ही है, तो ये हम प्रूफ नहीं कर रहे, ये याद रखिए। देखिए एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है, याद रखना हर हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनलाइजेबल। नेक्स्ट देखिए ये याद रखना, अगर पी यू बराबर जेड है, पी नॉन जीरो है तो यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यू जीरो है तो जेड क्या हो जाएगा, जीरो, तो जेड जीरो है तो पी यू बराबर क्या है, जीरो, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, तो इस केस में पी नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो यू अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो जेड भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, मान लीजिए यू वी हमें दे रखी है, देखिए ये हमें करना ही नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।